नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, वो टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो रेगुलरली नोइंगली अननोइंगली हम स्वॉट एनालिसिस करते ही रहते हैं। मान के चलिए आप एक नौकरी के लिए ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन में आपके चलता है कि यार मेरे अंदर ना स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी वीकनेस जिसे मुझे छुपाना चाहिए। अगर ये नौकरी मिल गई तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ मेरी लाइफ में, करियर में आएंगी, और अगर ये नौकरी नहीं मिली तो क्या पॉसिबल थ्रेट हो सकता है मेरे साथ। कुछ कुछ ऐसा ही होता है जिस समय एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए कुछ चर्चा चल रही होती है, तो वहाँ भी एक स्वॉट एनालिसिस माइंड में चलता रहता है कि अगर शादी हुई तो क्या होगा, अगर शादी नहीं हुई तो क्या होगा, अगर ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही तो क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उस लड़की के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, एंड ऑल दैट हैपन्स। कुछ कुछ इसी तरह ही ये जो स्वॉट एनालिसिस है किसी भी इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पर हम किसी बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन लेवल से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या कोई भी नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, वहाँ पर हम अक्सर स्वॉट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ हम बात करते हैं दो चीज़ों की, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो ये प्राइमरीली कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं। जब हम बात करते हैं वीकनेसेस की एंड थ्रेट्स की, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट की, तो हम यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं और उसका क्या हो सकता है, वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब अगर समझना चाहें डेफिनेशन से कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या हैं, तो उसको एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट इस बात से है कि कौन से ऐसे इंटरनल फैक्टर हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है और किस तरीके से वो बेटर है अपने कॉम्पिटिटर से। मे बी वो ऐसा हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, बहुत अच्छी कस्टमर बेस हो, हमारी हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बहुत अच्छी दिखाती हो, कोई हमारे पास यूनिक टेक्नोलॉजी, और कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर हम स्ट्रेंथ को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। और इसके अलावा बाहर की बहुत सी कंपनीज़ को भी मौका मिलता है कि वो सोचते हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है। तो एक स्ट्रेंथ है इंडिया की। जो दूसरा पॉइंट है वो वीकनेस का। जब हम वीकनेस की बात करते हैं तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर वो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जिस कारण से हम हमारा जो ऑप्टिमम लेवल है उसको हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या क्या करें जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव रहें। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि जो हमारा ब्रांड है वो बहुत कमज़ोर है, मे बी जो एम्प्लॉय की टर्नओवर है, लोग छोड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास कर्जा बहुत ज़्यादा है, मे बी सप्लाई चेन बहुत अफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, या हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए जिससे हम नए बिजनेसेस भी जा सकें। अगर अगेन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो एक बहुत बड़ी वीकनेस आती है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो आता है कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को इस डिसाइड करने के लिए कि वो इंडिया में आए और इंडिया में बिज़नेस करे और लॉन्ग टर्म में इंडिया में बिज़नेस करे। ये एक एरिया है जो कि एक वीकनेस रहता है। जो तीसरा फैक्टर है, बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहे हैं जो कि इम्पैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर बेसिकली इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम कंपटीशन के कंपैरिजन में बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा रहती है। अगर एग्जांपल है कि इंडिया में पिछले बहुत सालों से मेक इन इंडिया की एक स्ट्रेटेजी चल रही है, तो वो जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है वो हेल्प कर रही है बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को और मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कि वो इंडिया में आएँ और अपनी फैक्ट्री लगाएं, जिस तरीके से चाइना में भी इस तरह का काम बहुत सालों से हो रहा है। और लास्टली जब हम फोर्थ बात करते हैं थ्रेट के बारे में, तो वो एक और एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस तरीके से हार्म कर सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी क्वालिटी को, और मे बी उसके लॉन्ग टर्म बिजनेस पर्सपेक्टिव को। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अक्सर कोई अमीर देश सैंक्शन लगाते हैं गरीब देशों के ऊपर, या कई बार आसपास के देशों के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो भी एक थ्रेट होता है। अगर एक एग्जांपल के साथ इसको देखा जाए तो कुछ साल पहले तक इंडिया एक बहुत हॉट डेस्टिनेशन होता था फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैन पावर महंगी होती गई
और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती गई, तो अब वो इंडिया से बाहर बेस चेंज हो गया, वो बांग्लादेश, वियतनाम, उन सब देशों में ज़्यादा फोकस है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब आगे बात करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करें कि कब उन्हें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। तो उसके कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। जो सबसे पहला रीज़न हो सकता है वो ये है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान करने वाला है, कोई नया इनिशिएटिव है जो कंपनी प्लान कर रही है, कोई इंटरनल पॉलिसीज़ हैं उस पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे बी उनको लगता है कि कोई प्लान था जो ऑलरेडी चल रहा था लेकिन अब उसको चेंज करना है मिडवे, तो उस समय स्वॉट एनालिसिस किया जा सकता है। या मे बी अगर हम कोई एक्सपोनेंशियल, कोई बहुत ज़बरदस्त हम कोई ग्रोथ लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस समय भी ऐसा हो सकता है कि हम सोचें इस बारे में कि हमें इस काम को करना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक स्वॉट बनाते हैं कि किस तरीके से हम स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मेरा पिछला वीडियो पेस्टल के बारे में था, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल इंडिया में बात की थी कि उस पर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। उसी एग्जांपल को आगे लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्वॉट एनालिसिस कि इंडिया एज अ कंट्री की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट हैं अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बेचना है। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। तो इंडिया की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट है। गवर्नमेंट की जो फेम 2 पॉलिसी है जो 2019 में आई थी, जिसका मीनिंग है फेम का फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, वो बहुत यूज़फुल है इस पर्टिकुलर काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो भी बहुत विलिंग है इन्वेस्ट करने के लिए इस नई टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। देन इंडिया में बहुत स्कोप है डिमांड का विद रिस्पेक्ट टू द व्हीकल्स। एक डाटा कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 30 कार 1000 लोगों में इंडिया में हैं, बट अगर किसी डेवलप नेशन की बात की जाए तो वहाँ 200 से 500 कार 1000 लोग तो होती है। तो बहुत स्कोप है यहाँ पे आगे ग्रो करने का। एंड देन जो कंज्यूमर्स हैं, आम आदमी जो व्हीकल चलाता है, वो भी विलिंग है एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ वीकनेसेस की, जो अगेन एक इंटरनल फैक्टर है। तो वहाँ पर अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो वो है कि लोगों में इस समय अंडरस्टैंडिंग की अभी भी बहुत कमी है कि कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो या गवर्नमेंट के लॉज हों किस तरीके से व्हीकल की सेफ्टी या बैटरी की सेफ्टी के ऊपर, वो अभी व्यवस्था नहीं है। ये एक वीकनेस मानी जा सकती है। देन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बैटरी को चार्जिंग के लिए, उसकी स्वैपिंग के लिए, वो अभी बहुत कमज़ोर है। देन लोगों की इन जनरल परचेजिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली जो पेट्रोल व्हीकल है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। एंड देन लोगों को बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी लाइफ और विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर बात करें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल इन इंडिया, तो जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के लिए बहुत यूज़फुल है कि इंडिया आज के टाइम में 80% क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है और बहुत सारी फॉरेन करेंसी जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आती है और बढ़ती है तो इंडिया का जो फॉरेन करेंसी का जो एक्सपेंस है उसमें कमी आएगी। देन इंडिया में पेट्रोल शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है, करीब 110 रुपये पर लीटर है बहुत सारे स्टेट्स में। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से उसको हम टेक केयर कर सकते हैं। देन जो COP26 ग्लासगो में हुआ था लास्ट ईयर, जहाँ पे बात की थी एमिशन नॉर्म्स के बारे में, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके जो कमिटमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। एंड देन सर्टेनली इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में आती हैं। तो ये एक मौका है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो इन सब बातों से हम छुटकारा पा सकते हैं और हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन लास्टली हम बात करते हैं थ्रेट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज भी बहुत सेफ़ नहीं मानी जाती है। आप बहुत सारे एग्जांपल सुन रहे हैं कि जगह जगह पे आग लग रही है, स्पेशली जब हीट बढ़ रही है आजकल गर्मी के दिनों में। आज भी वही बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है कि किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है लिथियम आयन बैटरीज़ को, जो कि एक इकोलॉजी में दिक्कत कर सकता है, एनवायरनमेंट में दिक्कत कर सकता है। देन तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, नई है, तो उस कारण से बहुत वाइबल नहीं है आज के टाइम में किसी भी कॉमन मैन के लिए कि वो इन्वेस्ट करे और ये सोचे कि उसकी जो पहली गाड़ी होनी चाहिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। देन चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों की तरह जो डिपेंडेंसी है वो चाइना में है लिथियम आयन बैटरी के लिए। अगर एक डाटा को देखा जाए तो चाइना 80% जो दुनिया का रॉ मटेरियल है रिफाइनिंग का वो कंट्रोल करता है लिथियम आयन बैटरी का। जो सेल कैपेसिटी है वो 77% वो भी चाइना के पास है और 60% जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है बैटरीज़ की वो भी इस समय चाइना में हो रही है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड देन लास्टली
एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, अनलाइक इंडियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनी, जो जापानीज़ कंपनी है जैसे मारुति सुजुकी है, होंडा है, जो कि ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं इंडिया में, वो अभी बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और आज भी वो हाइब्रिड व्हीकल की बात ज़्यादा कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि ISO 9001 और IATF 16949 का क्या रिलेशन हो सकता है स्वॉट एनालिसिस से, तो अगर आप क्लॉज नंबर 7.1 देखेंगे तो वहाँ वो दो पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात करता है। पहला वर्ड बात करता है कैपेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरनल रिसोर्सेज, और जो दूसरा वर्ड है वो बात करता है कंस्ट्रेंट। तो जब वो बात करता है इंटरनल रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी की, तो वो बात करता है स्ट्रेंथ की, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है विद रिस्पेक्ट टू द रिसोर्सेज, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब वो बात करता है कंस्ट्रेंट्स की, तो बात करता है वीकनेस की, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू जो बजट है, जो रिसोर्सेज है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उसके अंदर आ सकती हैं। दैन अगर हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 4.1, 4.2 और 6.1 की, तो ये दोनों बातों के बारे में बात करता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या पॉसिबल थ्रेट्स हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी। उनको देखना और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। दैन लास्टली एक और टर्मिनोलॉजी स्वॉट की तरह यूज़ होती है अगर उसको उल्टा किया जाए, जहाँ हम बात करते हैं TWOS। तो जब हम स्वॉट की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा ज़्यादा फोकस इंटरनली होता है कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। बट जब हम TWOS की बात करते हैं तो प्राइमरली हमारा इंटेंट आउटसाइड होता है कि हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। सो अगर मैं समरी करूं, ओवरऑल मैंने आपसे बात की स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, देन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स के बारे में एक एक करके बात की, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। देन मैंने एक एग्जांपल लिया कि ईवी सेल अगर इंडिया में होगी तो उसके रिलेशन में क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट हो सकते हैं, कब ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से लिंक कर सकते हैं ISO 9001 और IATF को स्वॉट एनालिसिस से, और क्या डिफरेंस है बिटवीन स्वॉट एंड TWOS। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा टर्टल डायग्राम के ऊपर। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। और इन केस आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में, तो नीचे देखेंगे एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी एक ब्लॉग के अंदर। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो प्लीज़ उसको अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।